हेलो दोस्तों, एसएससी का माहौल गरमाया हुआ है। एग्जाम आपके नज़दीक है, 2-3 महीने बाद पेपर है। मन में बहुत सारे के सवाल हैं, कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें। देखिए, आप कुछ भी पढ़िए, कुछ भी छोड़िए, गणित तो आपको पढ़ना ही है और गणित की तो जीवन भर जरूरत है। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना, दूसरों की तुलना में। तो मैंने आपको यूट्यूब पे कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी मैंने आपको पढ़ाया। और अब मैं आने वाले आपका जो टीयर 1 का पेपर है उसके कुछ ही 1-2 महीने के गैप पे अब टीयर 2 करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन, फ्री प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के। इसमें कुछ नए सवाल भी होंगे और एसएससी के होगी। एसएससी तो वही है भाई, आपके जो बॉडी टीसीएस है जो आपका एग्जाम करवाएगी, सीजीएल का, सीएचएसएल का, वो भी सेम है। एग्जामिनर भी वही सेम है, मेंटेलिटी वही है। तो क्वेश्चंस तो वही पूछे जाएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। समय भी लगभग लगभग आपको उतना ही मिल रहा है। तो प्रैक्टिस आपको उसी रवैये से करनी है। अपनी कोई स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं करना है। बस जैसे टीयर 1 में पढ़ते आ रहे हैं, टीयर 2 भी उसी सीक्वेंस में पढ़ते जाना है। नथिंग विल बी चेंज, ठीक है दोस्त। तो ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पहले आप उसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आप किसी सवाल में अटकते हैं तो आप वीडियो देखिए, अदरवाइज आप पूरा प्रैक्टिस सेशन भी देख सकते हो। काफी कुछ सीख के जाओगे यहाँ पे सवालों के अलावा भी, ठीक है ना। तो आपके सामने सवाल आएगा, स्क्रीन पे गोरे गोरे सवाल हैं, आप करने की कोशिश करिएगा, बहुत मजा आएगा। हर एक एग्जाम के इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, मेंस, टीयर 1, सिलेक्शन पोस्ट, सब इसमें मैंने घुसा रखा है। मिक्स एकदम खिचड़ी सी पक रही है और नए सवाल भी हैं, ठीक है। शुरू करें। पहले सवाल से फेंक रहा हूं आपके सामने, उड़ा दो इसको। सवाल नंबर 1 करो। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 1 बराबर साइन की पावर 6 ए प्लस कॉस की पावर 6 ए है, एंड एक्स वाई जेड बराबर है माइनस साइन स्क्वायर 2a/4, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। करो। सवाल बड़ा अजीब सा लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको सरलता से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि साइन की पावर 6 ए प्लस कॉस की पावर 6 ए क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है ना। ये एस का मतलब साइन है, सी का मतलब कॉस है। एक्स वाई जेड कितना दे रखा है, एक्स वाई जेड दे रखा है आपको माइनस साइन स्क्वायर 2a/4। साइन 2a क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो स्क्वायर करेंगे 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना मेरे प्यारे भाई। तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बचेगा ना, 4 से 4 कट जाएगा। तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 1 बराबर ये हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 से 1 कट गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी है, -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है किसके बराबर, एक्स वाई जेड के बराबर। यानी कि ये जो माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के बराबर। तो यानी कि 3xyz हो गया। क्लियर बच्चा पार्टी। यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर आ गया, 3xyz के बराबर आ गया। माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या है मेरे प्यारे भाई, एक्स वाई जेड है, वो एक्स वाई जेड रख देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यहां से 3xyz आ गया। अब दो केस बनते हैं, या तो x बराबर वाई बराबर जेड होगा जिसको ये मना कर रहा है, यानी कि दूसरी कंडीशन बची, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 0 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है, सॉरी, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहां से x प्लस वाई कितना आएगा, माइनस जेड बटे जेड -1, वाई प्लस जेड माइनस एक्स बटे माइनस एक्स -1, यानी कि -2। इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। बहुत ही एक सरल सवाल था, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। बुद्धि आपको तेज चलानी है थोड़ी सी, और कलम भी तेज चलानी है। ये बताइएगा, इसी साल के 2021 का जो मेंस हुआ है उसी का पूछा हुआ सवाल है, ये बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके शाम के खाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। जब किसी वस्तु को 5% के डिस्काउंट पे बेचते हैं तो 14% का मुनाफा होता है। 11% के डिस्काउंट पे बेचेंगे तो कितना मुनाफा होगा, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है। आपको प्रॉफिट चाहिए
तो मेरे दोस्तों भैया, मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस जो वो 100 रुपए है। किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है मेरे प्यारे भाई वो है 100, 100, ठीक है ना। 100 मान के मैं इसे सवालों को करता हूं, आसान रहता है, ठीक है बच्चा पार्टी। अगर मार्क प्राइस 100 है, 5% का डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा कितने में? 95 बिकेगा। 95 रुपए में किसी सामान को बेचते हो आप, तो आपको 14% का लाभ होता है। 100% सीपी पर 14% लाभ होता है, तो सामान बिका कितने में? 114% में बिका मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर। अगर आप 11% डिस्काउंट दोगे तो कितना लाभ होगा? 100 रुपए पे 11 डिस्काउंट दोगे तो 89 में सेल करोगे। 89 में जब आप बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? यही तो है। अगर किसी सामान पे 14% प्रॉफिट हो रहा है, 100% सीपी पे 14% प्रॉफिट होगा, तो सीपी के 114% में सेल हुआ कि नहीं? अभी देखिए 19 पंजे 95, 19 छिक्का 14, यानी कि 1.2 टाइम्स है। दिस इज 1.2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं? तो ये भी 1.2 गुना होना चाहिए ना। क्लियर है ना? 90 का 1.2 गुना 108 होता है, तो 108 माइनस 1.2% आएगा मेरे दोस्तों। यानी कि 100% से कितना फालतू आया है? 100% से ये आया है 8 माइनस 1.2, यानी कि 6.8% फालतू। तो 6.8% का आपको प्रॉफिट होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 8 माइनस 1.2, दैट मीन 6.8% प्रॉफिट। वेरी इजी सवाल, ये बताइएगा। ये भी मेंस की परीक्षा का सवाल है, मैंने यूनिक क्वेश्चन ही इसमें लिए हैं। एबीसी एक आइसोसेलेस, एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका एंगल एबीसी जो है वो 90 डिग्री का है, साइड एबी है 12। तो आपसे पूछा है कि इसकी व्हाट द रेडियस ऑफ द सर्कल इनस्क्राइब्ड इन इट टू द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड ट्राइंगल एबीसी। मतलब इस ट्राइंगल की इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस का रेशियो पूछा है। देखिएगा, अगर आपके सामने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दैट मींस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एक फिक्स राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, जिसमें दो साइड बराबर होती हैं, ठीक है ना। दो साइड बराबर हैं। इसमें क्या बोला है? एंगल ए बी सी 90, ये एंगल 90 बोला है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर है, मतलब ये 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल है। साइड का जो रेशियो होगा 1:1:√2 होगा। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया जा रहा है। हटाओ इसे। 45 45 90 ट्राइंगल में साइड का रेशियो कितना होगा? 1:1:√2। सवाल ने पूछा है इन सर्कल की रेडियस और सर्कम सर्कल की रेडियस का रेशियो। ये तो पूछा है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो। राइट एंगल ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस क्या होती है? P प्लस बी माइनस एच बटे 2, P प्लस बी 1 प्लस 1 2 माइनस √2 बटे 2। राइट एंगल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है? हाइपोटीनस का आधा, हाइपोटीनस है √2, √2 का आधा √2 बटे 2। ई 2 से 2 उड़ा दो तो क्या बच गया? 2 माइनस √2 बटा √2, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन मस्त आंसर आ गया आपका। बोलो कोई तकलीफ इसमें? राइट एंगल ट्राइंगल की जो इन रेडियस है P प्लस बी माइनस एच बटे 2, सरकम रेडियस H बटे 2। कोई कठिन सवाल नहीं है, ये स्टैंडर्ड रेशियो है ना। इसी तरीके से 30 60 90 पे भी सवाल पूछा जा सकता है। ई वाला बता दीजिए सवाल है, ठीक है ना। सिलेक्शन पोस्ट का ये सवाल है मेरे दोस्तों, जल्दी से बताओ कौन करेगा सर्कल का? ठीक है भाई, समझने की कोशिश करिएगा। आपके सामने सवाल है, O is the center of circle to which PAX and PBY are tangent from a point P होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आपके सामने एक सर्कल है इस प्रकार से, इस पे दो टेंजेंट खींच के मारी हैं आपने, PAX और PBY। A और B सर्कल पे हैं, तो इस हिसाब से यहां पर दो टेंजेंट होगी मेरे दोस्तों। अरे बन जा भाई टेंजेंट सही से, पॉइंट P से एक टेंजेंट तो ये खींच दो और एक ये खींच दो, खींच देंगे तो ये PAX है ना, PBY। AB जो है वो सर्कल पे है, ठीक है बच्चा। अब बोला क्या है? बोला है पॉइंट AB सर्कल पे, Z एक पॉइंट है सर्कल पे कि एंगल X से Z 66 है, YBZ 54 है, तो आपसे इनका सम पूछा है। अच्छा, सर्कल का सेंटर भी बोला है O। तो सर्कल की परिधि पर आपको एक पॉइंट लेना है Z कि एंगल
एक्स ए जेड 66 होना चाहिए। देखिए अगर आप जेड यहां लोगे माइनर आर्क में तो एक्स ए जेड ऑब्टूस बन जाएगा, तो जेड को आपको यहां लेना पड़ेगा मेजर आर्क में, तभी तो आपका ये जो एंगल एक्स ए जेड एक एक्यूट एंगल बनेगा ना 66 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मेरे प्यारे भाई ये जो एंगल बन रहा है वाई बी जेड ये एंगल आपका 54 डिग्री का हो जाएगा, 54 डिग्री का। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे जी सर समझ गए। तो भैया सवाल में पूछा है सम बताना है, सम ऑफ एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी जेड। ओ ए बी मतलब इसको मिलाइएगा मेरे दोस्तों ई वाला एंगल, और ओ बी जेड कहा का पूछ रहा है ओ बी जेड मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम आपसे पूछा है। जवाब दो कौन करेगा? अब इस वाले एंगल ओ ए बी और ओ बी जेड इस एंगल का सम आपसे पूछा है जी। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस सवाल का? देखिए सवाल बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। इस सवाल का आंसर आ चुका है 66 डिग्री। बहुत सारे बच्चे इसमें सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, पर सॉल्व करना ही नहीं है। एक्चुअली ये क्या है, सर्कल की मेरे दोस्तों रेडियस है इक्वल। अभी यानी कि दोनों एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये वाला एंगल अगर x डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी स्टूडेंट x डिग्री का होगा। तो अल्टीमेटली मुझे ये वाला एंगल पूछा था, कंप्लीट ये एंगल ही तो निकल गया। अब है भाई जो ये एंगल OAB है वही एंगल OB है, मुझे इन दोनों का सम पूछा है, मतलब ये कंप्लीट एंगल निकालना है आपको। तो क्या आप निकाल नहीं सकते? नहीं निकाल सकते क्या? है भाई किससे? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये टेंजेंट है, ये आपकी कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये 66 है, तो ये वाला एंगल भी 66 डिग्री का आएगा। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम से दिखाई दे रहा है ना? ठीक है भाई, समझे? इस एंगल और इस एंगल का सम निकालना था। जो ये एंगल x है भाई ये एंगल भी x आ गया, तो कंप्लीट एंगल तो मेरे प्यारे भाई ये 66 डिग्री का हो गया ना इन दोनों का सम। ये 66 है तो ये भी 66 आएगा। क्लियर है? कोई तकलीफ? चलो अब मेरे दोस्तों इस सवाल में आपको और भी जानकारियां दूंगा जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई अगर कभी भी ये सवाल आता है आपके सामने, ये एंगल इस पिक्चर को मन में बिठा लीजिए, अगर ये 66 डिग्री है ये 54 डिग्री है। अगर आपसे यहां पे ये पॉइंट मैं ले लेता हूं मेरे दोस्तों यहां पे W, ठीक है ना, अगर आपसे माइनर आर्क में ये वाला एंगल पूछ लेगा, ये वाला एंगल तो कितना आएगा ये एंगल, तो ये जो एंगल होगा हमेशा इन दोनों का सम होगा 66 प्लस 54, यानी कि मेरे दोस्तों 6 5 11 हो गया ना दोस्त, 120 डिग्री। ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा। ये एंगल आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज एल्फा, तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा ये जो एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस एल्फा होता है। ठीक है ना? वैसे भी साइक्लिक बन गया, 120 है तो 60 आएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? समझ में आया? आपसे अब ये वाला एंगल पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला एंगल बोलो। तो मेरे दोस्तों अगर ये एंगल आपका क्या रिलेशन होता है भाई, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री प्लस x बटे 2। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये भी 60 डिग्री का आपका एंगल आ जाएगा अगर आपसे ये पूछा होता। तो आपसे यहां पे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये थीटा ही एल्फा है तो ये एंगल जो होगा हमेशा 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस एल्फा होगा। ये जो एंगल होगा ये थीटा प्लस एल्फा होगा, इन दोनों का सम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल बहुत बढ़िया है आपके सामने। 4080 रुपया को ABCD के बीच में बांटा गया है इस प्रकार से कि A और C के और B और D के कंबाइंड शेयर का रेशियो 5:7 है। 4080 रुपए को ABCD के बीच में बांटा गया इस प्रकार से कि A प्लस C और B प्लस D इनके कंबाइंड शेयर का जो रेशियो है वो कितना है 5:7 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। और AD का रेशियो, A से D का जो रेशियो है वो है 7:17, ये 7:17 है A से D का रेशियो। अगर C को 1105 रुपए मिले हैं, C को अगर 1105 रुपए रिसीव हुए हैं तो आपसे पूछा है A और B का डिफरेंस बताओ। अगर C को 1105 मिले हैं तो यहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ABCD का रेशियो निकालना होगा। देखो टोटल कितना है मेरे दोस्तों, टोटल है 4080 रुपए।
उसमें से सी को कितना मिला है? सी को मिला है 1105 रुपए। तो आप ये निकालो कि आउट ऑफ टोटल सी का कितना हिस्सा, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि आउट ऑफ टोटल में से सी को कितना मिला है। तो आप मुझे बताओ किससे जा रहा है? 5 से ही जाएगा मेरे दोस्तों। अभी 408 दूनी मेरे दोस्तों 816, और 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 221। तो 13 गुणा 17 होता है, तो 13 से कटेगा क्या? 13 से नहीं तो 17 से कटेगा। 17 से 13 बार जाएगा, 17 चौका 68, और 13 17 136, तो 13/48 आ गया। ये कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 13/48 आ गया, हाँ या ना बोलते चलो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल 48 है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर 48 है, तो सी का शेयर है 13। अब देखो यहां मेरे प्यारे भाई इसी का मैं इस्तेमाल करूंगा। यहां टोटल ए सी बी डी कितना हो रहा है? 5 7 12 ही हो रहा है ना। यहां टोटल कितना हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहां 12 हो रहा है, जबकि यहां हो रहा है 48। तो 12 48 को सेम कर लेते हैं। तो यहां पे इसको भी 48 बनाने के लिए 4 से गुणा हो जाएगी। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, तो 20 और 28 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि टोटल 48 हो गए, ये भी 48, टोटल 48 है। तो सी का शेयर कितना? 13। अगर सी का शेयर 13 है तो ए का कितना है जी? 7। 13 7 20, और अगर ए का 7 है तो डी का कितना है? 17। तो डी का 17 है तो बी का कितना है फिर? 11। 11 17 28, तो ए का शेयर सी आ गया, ए का शेयर 7 आ गया, बी का 11 आ गया, ए और बी का डिफरेंस आ गया 4 यूनिट। तो सवाल में आपसे 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, अब निकल जाएगा भाई। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1105 रुपए। 13 की वैल्यू 1105 रुपए, कितने गुना? 13 104 और 13 पंजे 85, यानी कि 85। 17 का मल्टीपल आएगा। 4 की वैल्यू आपसे पूछे तो 4 गुणा 85 रुपए, दैट मीन्स कितना आ जाएगा यहां पर? 340। 340 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही सरल सवाल था, रेशियो का एक शानदार क्लासिकल रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, ये बताइएगा जल्दी से। अगला सवाल, प्रॉब्लम ऑन एजिस। ठीक है ना, एजिस में बहुत प्रॉब्लम है, बढ़ती जा रही इंसान की, तो उस पर सवाल भी है। बोला है सुमन की जो आयु है वो 1 साल बाद संगीता की प्रेजेंट आयु से 3 साल कम होगी। अब से 6 साल बाद संगीता की आयु उस समय सुमन की आयु के 2/3 के बराबर होगी। सुमन और संगीता की प्रेजेंट एज का सम क्या है, ये आपसे पूछा है। करो। देखिए, या तो आप इस सवाल में 2 वेरिएबल मान सकते हैं, माना सुमन की एज x है, संगीता की y है, वो हो जाएगा। या आप एक वेरिएबल मान के भी कर सकते हैं। एक वेरिएबल वाला ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं। मैंने मान लिया कि माना संगीता की प्रेजेंट एज x है, संगीता की जो प्रेजेंट एज है उसको मैंने x मान लिया। तो सवाल क्या कह रहा है? सुमन की जो एज है, सुमन की जो एज है 1 साल बाद वो कितनी होगी? वो संगीता की प्रेजेंट एज के दुगने से 3 साल कम होगी। यानी कि सुमन की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? 1 उधर चला जाएगा, 2x - 4। तो सुमन की प्रेजेंट एज आ जाएगी 2x - 4। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 1 उधर चला जाएगा। अब क्या होगा? अब से 6 साल बाद संगीता की एज, संगीता की एज प्रेजेंट में x है, 6 साल बाद कितनी होगी? x + 6 है ना, x मान के करना ही पड़ेगा, रेशियो वाला सवाल नहीं है। अब से 6 साल के बाद संगीता की जो उम्र है उस समय सुमन की एज के 2/3 के बराबर होगी। तो अब बताओ 6 साल बाद सुमन की उम्र कितनी होगी? ये भी 6 बढ़ जाएगा, 2x - 4 में 6 जोड़ेंगे तो 2x + 2, ये 2x + 2 का 2/3 होगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 3x में से 4x घटाएंगे x आएगा, 3 × 18 में से 2 दूनी 4 घटाएंगे 14 आएगा। तो x की वैल्यू 14 आ गई। यानी कि संगीता की प्रेजेंट एज 14 है, जबकि सुमन की प्रेजेंट एज है 14 दूनी 28 - 4 24, 24। दोनों का सम आपसे पूछा है तो 38 आंसर है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट बैठता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल करेंगे। सवाल है आपके सामने, यदि एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल की भुजाएं हैं, जहां जेड सबसे बड़ी भुजा है, लार्जेस्ट साइड है, एंड x² + y² ग्रेटर देन z² है, तो ट्राइंगल कैसा होगा? आपके सामने ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए जेड अगर सबसे बड़ी भुजा है, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा है बाकी भुजाओं के वर्गों के योग से, तो ट्रायंगल होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण। और अगर ये बराबर है तो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण। और अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अगर स्टूडेंट सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर टू भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है तो ट्रायंगल होगा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण। ये पूरा कंसेप्ट है, ये मेंस में सवाल था इस बार, ठीक है ना। ये दोबारा से, अब ये तो आ गया, हो सकता अगली बार ये पूछ ले, ठीक है भाई। अगला सवाल भाई, जो भी सवाल नंबर है देखते रहिएगा। दिए गए चित्र में बढ़िया देखे, एग्जामिनर दयालु है, चित्र देता है। बीसी एक डायमीटर है, सर्कल का व्यास है। बीसी की जो लंबाई है रूट 901 है, ये रूट 901 है। बीडी की जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो 1 है। डीए आपका 16 है, डीए की लंबाई है 16। तो आपसे पूछा है बताओ ये ईसी कितना होगा, बीसी डायमीटर है, करो। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मुझे ईसी निकालना है तो मैं इतना तो समझ गया कि आपका सर्कल के बाहर से ये एडीबी और एईसी सीकेंट है, तो सीकेंट प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छे बताओ, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है कि नहीं? अगर ये डायमीटर दे रखा है तो ये तो लगेगा ही ना कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। अगर मैं इसको यहां से मिला लूं तो अर्धवृत्त में बना ये एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 90 के सामने रूट 901 है, ये 1 है तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा, रूट 900, 901 माइनस 1, 900 का अंडर रूट ये 30 आ जाएगा, 30। तो यानी कि डीसी आपका 30 आ गया। भैया एंगल तो ये भी 90 है, तो यानी कि ट्रायंगल एडीसी राइट एंगल हो गया। अगर ये 16 है, ये 30 है, तो ये एसी कितना हो जाएगा? एसी 34 हो जाएगा ना, 8 15 17, 8 15 17 का दुगुना है ना, 16 30 34। सवाल समाप्त। अब सवाल में कुछ है नहीं, क्योंकि आप ऐसे देखो कि आपके सामने सर्कल है, सर्कल के बाहर से सीकेंट है एडीबी और एसी। तो एडी है 16 गुणा एबी है मेरे दोस्तों आपका 17 बराबर ए निकाल लेंगे, ए गुणा एसी। एसी कितना है? 34। तो भाई 17 से 34 दो बार जाएगा तो ए की लंबाई आ गई 2 से 16 8। ए की जो लंबाई है 8 आ गई, 8। तो ईसी पूछा है, ईसी कितना आएगा? 34 में से 8 माइनस करेंगे यानी कि 26, 34 माइनस 8, 26 सेंटीमीटर ईसी की लंबाई आएगी। दैट इज वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, शानदार सवाल है। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन सवाल आपके सामने, ये बताइएगा जल्दी से। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 119 है एंड एक्स माइनस रूट एक्स वाई प्लस वाई 7 है, तो आपसे पूछा एक्स वाई का मान बताओ क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने देखिए, आप ये बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये चीज जानी पहचानी, आपको पता है ये वाला फॉर्मूला। हमारे पास एक बढ़िया फॉर्मूला है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये पिछले 2 साल से अलजेब्रा में ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा सवाल इस पे आते हैं, मेंस में भी प्री में भी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो भाई ये भी तो यही चीज है, बस एक्स की जगह रूट एक्स लिख दिया, वाई की जगह वाई लिख दिया है। मतलब अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर 119 है और ये आपका माइनस है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? एक्स प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप लोग? यही तो कंसेप्ट है। कितना आ जाएगा? 119/7 यानी कि 17, 17 7 119। तो रूट एक्स वाई का मान कितना आएगा भाई? घटा के आधा कर दीजिए। रूट एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना आपको, एक्स वाई चाहिए, तो घटा के आधा कर दो। 17 माइनस 7 10, 10 का आधा 5। स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर देंगे कि रूट एक्स वाई 5 मार्क कर देंगे। एक्स वाई पूछा तो एक्स वाई आएगा इसका स्क्वायर यानी कि 25, 25 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहां पर ये कंसेप्ट यहां पे लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिएगा, ये बताओ यदि 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा बराबर 61 है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसका मान बताइए। ये सवाल लेटेस्ट इसी साल के सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है,
बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स टाइप ट्रिग्नोमेट्री है, कंसेप्ट में बता दे रहा हूं है भाई इधर, कि अगर मेरे दोस्तों आपके सामने कहीं ऐसा सवाल दिखाई दे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, लेकिन डाटा इस प्रकार से सेट है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इस प्रकार से डाटा सेट है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसमें ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बी आपका बेस है और ये सी जो है आपका ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है इस राइट एंगल ट्राइंगल से बनाई गई है, बना के देख लेना थीटा, जिसमें आपका मेरे दोस्तों ये ए परपेंडिकुलर है, बी आपका बेस है और सी आपका ये हाइपोटेनस है। यहां भी आपको सेम कंडीशन दिखाई दे रही है, 11 60 61 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेनस, है ना। साइन थीटा के साथ ही परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। हालांकि आप कंपेयर करके निकाल सकते हो इसकी तुलना करके, लेकिन वो नहीं करना है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। आपसे पूछा यहां पे रखेंगे रूट 660, टेन थीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बटे बेस है ना, 11/60, कॉट थीटा आ जाएगा 60/11। तो जब आप यहां से एलसीएम वगैरह लेंगे तो 660 तो कट ही जाएगा अभी, 660 ऊपर 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर हो जाएगा जो कि 61 का स्क्वायर है, 61 का स्क्वायर अंडर रूट 61, तो 61 इसका आंसर आएगा जी, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट बनता है, ठीक है ना। 11 60 61 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। तो बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट सवाल है ये सीडीएस का पूछा हुआ, ये बताइएगा मेरे दोस्तों। जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टम बोट एंड स्ट्रीम की वेटेज पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, क्योंकि हर बार एग्जामिनर एक सवाल देने की कोशिश करता है इस चैप्टर से। सवाल आपको लग रहा होगा बड़ा है, कठिन है, लेकिन बहुत आसान और मजेदार, जिसे बोलते हैं ना मजा, मजा है साउथ फिल्मों का इसमें पूरा। देखिएगा, दो पाइप हैं ए और बी, एक खाली टैंक से जुड़े हुए हैं। पाइप ए टैंक को भरता है जबकि पाइप बी खाली करता है। पाइप ए को अगर 2 बजे खोलें, पाइप बी को 3 बजे खोलें तो टैंक 10 बजे भरेगा। लेकिन अगर पाइप बी को 2 बजे खोलें और पाइप बी को 4 बजे खोलें तो टैंक 6 बजे भरेगा। तो आपसे पूछा है यदि पाइप बी को ओपन ना करा जाए पूरे टाइम, केवल पाइप ए ही ओपन रहे मतलब, तो आपसे पूछा है बताओ टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो पाइप ए भरने वाला पाइप है, पाइप बी खाली करने वाला पाइप है, मैंने इनकी एफिशिएंसी मान ली। यहां पे दो अलग अलग केस दे रखे हैं भाई। पाइप ए को 2 बजे खोलोगे और इसको 3 बजे खोलेंगे तो कितनी देर तक भरेंगे, 2 बजे से 10 बजे तक कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी 8 घंटे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें, यानी कि मेरे दोस्तों 8 घंटे पाइप ए भरेगा, बी तो खाली करेगा ना। ये 3 बजे खोला था 10 बजे तक, यानी कि कितना 7 घंटे, बी 7 घंटे खाली करेगा। तो ये टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी, ये आपकी टैंक की कैपेसिटी होगी, हाँ या ना। लेकिन इसकी बजाय अगर पाइप ए को 2 बजे खोलें, बी को 4 बजे खोलें तो 6 बजे भरेगा। तो पाइप ए 2 बजे से 6 बजे तक, पाइप ए को 4 घंटे खोलो, क्लियर है। और पाइप बी को शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, पाइप बी को 2 घंटे खोलो, तो पाइप भी 2 घंटे में इतना खाली करेगा। क्लियर है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो दिस शुड बी इक्वल, दोनों सेम काम कर रहे टैंक भरने का। तो यहां से 4a बराबर कितना आ जाएगा, 5b आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर। तो पाइप ए और पाइप बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5:4, है ना। पाइप ए और पाइप बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 आ गया, ठीक है ना। ये कहीं भी रख दो, चाहे यहां पे टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी, यहां पे रख लेते हैं 5 × 40 -7 × 28, 40 - 28 12, तो 12 यूनिट टैंक की कैपेसिटी है। इसको भरेगा अपना पाइप ए, बी तो बंद कर दिया, तो कितना समय लगेगा, 12/5 घंटे लगेगा मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे दोस्तों 2.4 आवर्स में आपका जो है टैंक पूरा का पूरा भर जाएगा। अब ये मिनट में आपसे आंसर पूछा तो 60 से गुणा करेंगे तो 144 मिनट आएगा। 144 मिनट में आपका टैंक पूरा का पूरा भरेगा। वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ पाइप एंड सिस्टम, इट विल रिपीट इन फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है जी, ये बताइएगा अगला सवाल। सवाल जो है एज इट इज मेंस 2021 के पेपर का पूछा हुआ है। ये जो प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसमें सारे एग्जाम के सवाल होंगे, सब CGL, CHSL, CPO, CDS, सिलेक्शन पोस्ट, सब एकदम खिचड़ी बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे ओवरऑल।
ठीक है भाई। चलिए अब ये जो किताब है हमारी, जो ये है एसएससी मैथमेटिक्स 8000 क्वेश्चंस की, इसमें हर एग्जाम के एसएससी के सवाल हैं टीसीएस के बनाए हुए, इसी में से मैं स्निप करवा के सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, लेकिन रैंडम लिखो कि पेपर मिसलेनियस आना है। ये बताओ, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन ए 100 लीटर मिक्सचर इज 2:3। 100 लीटर के एक मिक्सचर में दूध पानी का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3। बहुत बढ़िया। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है, उतना ही दूध डाल देते हैं। ओके, इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट करते हैं, 2 टाइम्स और रिपीट करा तो फाइनल मिक्सचर में दूध का परसेंटेज क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे में मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला। अभी मिक्सचर का अगर आप कंसेप्ट जानते हो कि जिस चीज से हम रिप्लेस करते हैं, यहां पे हम मिक्सचर निकाल के दूध मिला रहे हैं, तो हम दूध पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे पानी पे, पानी पे फोकस करेंगे प्यारे भाई। आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें दूध पानी का रेशियो 2:3 है, तो पानी है क्या? इनिशियली कितना पानी है? टोटल 5 है, 5 में से 3 पार्ट पानी है। तो इनिशियल जो था मेरे प्यारे भाई आपके पास पानी 3/5 है, यानी कि 60%। इनिशियली आपके पास 60% पानी, क्योंकि आप मिक्सचर निकाल के दूध से रिप्लेस कर रहे हो, तो दूध की क्वांटिटी नहीं निकालनी, आप पानी का निकालो पहले। इनिशियल पानी 60% था, आपने 100 लीटर था मिक्सचर, 10 लीटर निकाला, यानी कि 1/10, 1/10 निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 90%। 1/10 10% आप निकाल रहे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 90%। क्लियर है? आपने इस प्रोसेस को कितनी बार किया है? 3 बार किया है ना। एक बार कर लिए, फिर 2 बार और दोहराया, तो 3 बार हो गया, तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो जाएगा। तो 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में इतने परसेंटेज पानी बचेगा। ये डायरेक्ट पानी का कंसंट्रेशन आ गया। कंसंट्रेशन निकालने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बस गुणा करते जाना है। 9 का क्यूब होता है 0.729, ये आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। ये जो भी वैल्यू आएगी, ये पानी का कंसंट्रेशन है। फाइनल मिक्सचर में आपसे दूध का पूछा है, तो इसको 100% में से घटाना पड़ेगा। तो अपन लोग यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे भाई। यहां से यूनिट डिजिट आएगा 6 निम्मा 54 4, जब 100 में से घटाओगे तो यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों 6, यानी कि ये ऑप्शन होना चाहिए 56.26%। क्लियर है? चाहे आप करके देख लो, यही आएगा। 6 निम्मा 54 4 5 6 दूनी 12 5 17 का 7 हासिल 1 6 7 42 43, 43.74% पानी का कंसंट्रेशन है। दूध का कितना होगा? 100% में से माइनस करेंगे तो 56.26% बचेगा दूध का। बहुत जबरदस्त सवाल है मेंस में। चलो अच्छा सवाल पूछ रहा है, ये बताइएगा जल्दी से करो। नंबर सिस्टम का सवाल है मेरे प्यारे भाई। यदि n और p दो इंटीजर हैं, ये n और p दोनों इंटीजर हैं, p एक डिजिट है, 0 से लेकर 9 के बीच में बोला है, तो आपसे पूछा है n प्लस p का मान बताओ, मतलब आपको n भी निकालना है और p भी निकालना है, ठीक है ना। चलो तो करते हैं दोस्तों, आसान सवाल है ये तो। n/540 ये आपको दे रखा है, किसके बराबर है? 0.8p1। ये बार लगा हुआ है, 3 डिजिट के ऊपर बार है। जब आप बार को हटाओगे मेरे दोस्त, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 999 से भाग होगा ना, 3 डिजिट के ऊपर बार हटाएंगे तो 999 से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किससे जाएगा ये? 27 से, क्योंकि 37 तिया 111 होता है, ये याद डाटा है। 111 का 9 गुना करोगे 999 होता है, तो 27 से मेरे दोस्तों ये 20 बार चला जाएगा और ये 37 टाइम्स चला जाएगा, 37 बार, ठीक है ना। तो यहां से n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8p1 गुणा 20/37। आप बोलोगे जी सर ये n का मान आ गया अल्टीमेटली इतना करने के बाद। तो मेरे दोस्तों मुझे यहां से n की वैल्यू भी निकालने, p की वैल्यू भी निकालने, और दोनों इंटीजर है, ध्यान देखिएगा। अब देखिएगा n इंटीजर तभी आएगा, 37 तो काटेगा नहीं 20 को, जब ये नंबर 37 से कटे। जब ये नंबर 37 से कटे तभी मेरे दोस्तों आपका इंटीजर आ पाएगा n। मतलब 8p1 एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 37 से कटना चाहिए, एंड में 1 आएगा, 800 से बड़ा होगा। तो भाई कितनी बार जाएगा? देखिए अगर मैं 37 दूनी 74 भी बाहर ना गिनूं कि 37 दूनी 74, तो यानी कि ये एंड में 1 बचाना है मुझे ना। एक 37 से 111 होता है, तो p की जगह मुझे 5 रखना होगा। नहीं समझे? देखिए मैं जानता हूं कि 999 जो है 37 का एक मल्टीपल है, 999 37 का मल्टीपल है,
मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जिसके एंड में 1 आता हो और 8 से शुरुआत हो। तो 37 घटाओ, 74 घटाओ, 111 घटाओ, 37 चौका जब आप इसमें से घटाओगे 148, ये भी 37 का मल्टीपल है, ये भी 37 का मल्टीपल है, तो 851 भी 37 का मल्टीपल होगा। यानी कि मैं p की जगह क्या रखूंगा 5, और जाएगा कितनी बार, ये 27 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, डिफरेंस 23 बार, तो 37 से 23 बार जाएगा पूरा का पूरा। तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 23 दूनी 40, 460। तो दोनों मैंने निकाल ली, 460 प्लस 5 465 आंसर है। हिट एंड ट्रायल से मेरे दोस्तों आपको इस सवाल पूरा का पूरा जो है सॉल्व करना है। पता कोई तकलीफ इस सवाल में? कर लोगे? चलो ये बताओ अगला सवाल। सवाल आपके सामने बहुत शानदार सवाल है, जितनी सवाल की तारीफ करी जाए उतना कम है। जबरदस्त अलजेब्रा का सवाल, ठीक है ना। आईसीआर का जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, असिस्टेंट का तो अब हुआ, उससे पहले 3 महीने पहले टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, उसका सवाल है ये। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में भी बनने की पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन दिया है, यदि 3 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स बराबर 3 है, एक्स ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो इसका मान, यहां है रूट एक्स, यहां है पावर 2। तो मैं इतना समझ गया कि यहां पे स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स 2 बार, और कुछ नहीं करना। रूट एक्स से एक्स स्क्वायर में जाना है। भाई जब आप इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9x प्लस 1/4x बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस से प्लस में जाओगे के स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2। लेकिन यहां 3 है, यहां 1/2 है, तो इससे भी गुणा होगी, 3 इंटू 1/2 से भी गुणा होगी, 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। तो 9 माइनस 3 यानी कि 6, इसकी वैल्यू आ गई 6। अभी ये x आया है, अभी हमारी भूख शांत नहीं हुई, हमें एक्स स्क्वायर पे जाना है। एक बार और स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर मेरे दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे 81x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस ट्वाइस इंटू 9 इंटू मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4 है ना। ये जो 9 और 1/4 आ रहा है, इससे भी गुणा होगी तो 2 दूनी 4। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो 36 दूनी 72 माइनस 9 यानी कि 63/2 कितना आ जाएगा सॉल्व करके 63/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। लेकिन प्यारे स्टूडेंट आपको ये नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए ये, ठीक है ना। अब बताओ ये दोस्तों कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा यहां पर। भाई हमारे पास है 81x स्क्वायर, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है। आपको चाहिए 18x स्क्वायर, हमारे पास है 81, 81 नहीं चाहिए 18 चाहिए। तो कैसे भाई, 9 से भाग करेंगे 9 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, मन को शांति पड़ेगी, कलेजे में ठंडक पड़ेगी। 9 से जो गुणा करेंगे तो 18x स्क्वायर प्लस, यहां पे देखेंगे ना 2 से 16 8 बार जाएगा, 8 नाम 72, 1/72x स्क्वायर बराबर 2/9 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 63 7 7। आया ना। जो सवाल की डिमांड है उसकी डिमांड को पूरा करके दो, एग्जामिनर को खुश रखिए। सवाल सॉल्व, मुझे 18x स्क्वायर माइनस 7 चाहिए, 7 इधर आएगा, -7 बराबर माइनस का 1/72x स्क्वायर इधर आएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल सॉल्व, इस एक्स स्क्वायर को यहां पटक दो इसे यहां पे। तो एक्स स्क्वायर इंटू 18x स्क्वायर माइनस 7 की वैल्यू कितनी है, -1/72 ही आंसर है। वो जमाने बीत गए, बीते नहीं है वो जमाने, आज में जब सीधा सीधा पूछता है। आजकल पूछ वही सवाल रहा है x + 1/x, लेकिन ये चीज कर रहा है बस, ठीक है ना। डिमांड उसकी कुछ और है, आप उसको फुलफिल करिए बस। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन ये बताइएगा। वन अगेन क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा केम इन CDS 2022, रिसेंट सवाल आया है, बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल मुझे लगा, रुका नहीं गया, करवाना पड़ेगा। यदि x बराबर है 2 + √2, तो ये पूछा है, ठीक है ना। सवाल ये है कि x बराबर है 2 + 1/2 का मतलब √2। आपसे पूछा x की पावर 4 + 16/x की पावर 4 क्या होगा। ये है क्या एक्चुअली में, ये है मेरे प्यारे भी x की पावर 4
प्लस 16, 16 का मतलब 2/x की पावर 4। तो यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के मुझे पावर 4 में जाना है ना, x से पावर 4 में जाना है, तो आप x प्लस 2/x निकालो। x प्लस 2/x, मेरे पास x तो है, तो क्या मेरे अंदर ताकत नहीं है 2/x निकालने की? 2/x कितना होगा? 2/x होगा 2/2 प्लस रूट 2, 2/2 प्लस रूट 2। रैशनलाइजेशन करेंगे मेरे प्यारे भाई, रैशनलाइजेशन करने पर कितना आ जाएगा? 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा। ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 2 से गुणा करेंगे ना, तो ये ऊपर का 2 और नीचे का 2 कट जाएगा, 2 माइनस रूट 2 आ जाएगा रैशनलाइजेशन करेंगे। तो यानी कि x प्लस 2/x कितना आ गया मेरे दोस्त? यहां से 4 आ गया, 4। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? आप बोलोगे हाँ जी अब क्या समझ में आई। तो सवाल की डिमांड थी पावर 4 की, आप निकालेंगे पहले x प्लस 2/x। अब इसका 2 बार स्क्वायर करना है। एक बार स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? के स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 और गुणा 2 यानी कि 12, 12 आएगा। फिर से स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2। अब यहां 4 है तो इस 4 से भी गुणा होगी, तो 144 माइनस 8 यानी कि 136 इस सवाल का आंसर बैठेगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना? ये 4 है, ये जो एक्स्ट्रा मसाला है उससे भी गुणा हम लोग करते हैं। ठीक, आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बनाइएगा दोस्तों, कौन करेगा इस प्रश्न को? जवाब दो। रिसेंट ये आपका मैं लिख देता हूं, 2021 के मेंस में सवाल आया, बहुत ही इजी सवाल है, वेरी इजी। पेपर पूरा ही इजी था, 90% पेपर। ये बताओ, एक आदमी किसी सामान को 18% के नुकसान पे बेचता है। जब सेलिंग प्राइस 144 बढ़ जाता है और कॉस्ट प्राइस 30% घट जाता है तो प्रॉफिट होता है 20%। आप बताओ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ये पैटर्न वायरल है, खूब आता है ये पेपर में, है भाई। जब सीपीएसपी दोनों में चेंज किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा भाई। सेलिंग प्राइस को आप 18% घटाओगे, सॉरी कॉस्ट प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 82। आप 82 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं ना, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा है, 82 में प्राइम नंबर 41 है, 41 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे किसी आर्टिकल का ये है कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, 100 रुपए का सामान है, आप 18% के नुकसान पर बेचते हो, यानी कि 82 में बेचते हो 82 में। हुआ क्या? आपने सेलिंग प्राइस को 144 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को आपने 144 रुपए बढ़ा दिया, 144 रुपीज। बट कॉस्ट प्राइस को 30% घटा दिया, कॉस्ट प्राइस को 100 से 30% घटा दिया, कॉस्ट प्राइस हो गया 70। लेकिन अब 20% का लाभ होगा। अब इस 70 रुपए के सामान पे 20% लाभ होगा, 70 का 20% 14 होता है, 14 प्रॉफिट होगा। तो सामान बिकेगा कितने में? 84 में। बच्चा पार्टी 82 का सामान 84 में बिकेगा तो प्रॉफिट होगा कितना? 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा कि नहीं? 2 की वैल्यू 144 है तो 1 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 72 आ गई। तो आपसे पूछा 82 की वैल्यू, तो 82 की वैल्यू आ गई 82 इंटू 72 रुपीज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट विल बी 4। 2 ऑप्शन फंस गए, यानी कि ये उत्तर तो है नहीं। ठीक है भाई। अब एक नंबर 6000 से कम है, एक नंबर 6000 से ज्यादा है, तो देखो जरा, 82 की 70 में 5600 प्लस 160, नहीं 6000 क्रॉस करेगा ही नहीं मेरे दोस्तों, यानी कि आंसर यही रहेगा 6000 से कम। 5904 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, अरे समझे कि नहीं? कभी तो कुछ बोला करो भाई। ठीक है दोस्त, अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपके सामने, ये भी सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जवाब दीजिएगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सवाल। लेट एक्स वाई जेड बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। एक्स वाई जेड किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसका वॉल्यूम है 400, वॉल्यूम 400 क्यूबिक सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया 340 है। तो आपसे पूछा है एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स, ये आपसे पूछा है। एक्चुअली में ये है क्या? वॉट इज दिस? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो है।
1/x प्लस 1/y प्लस 1/z को जब आप जोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड एलसीएम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर किसी क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई एक्स वाई जेड हो तो एक्स वाई जेड क्या है, वॉल्यूम आयतन। तो एक्स वाई जेड डायरेक्ट सवाल में दे रखा है 400। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है भाई, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक्स वाई जेड हो तो टोटल सरफेस एरिया होता है फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सवाल में 340 दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना आ जाएगा, 340 का आधा 170। कैंसल आज हो गया, यानी कि 17/40। तो 17/40 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक इजी क्वेश्चन है सीडीएस का, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा, करो। आईसीआर असिस्टेंट 2022 का सवाल है मेरे प्यारे भाई, और आपको ऐसे 4-5 सवाल और मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है ना। एलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व करने वाला नया पैटर्न मार्केट में आया है, इसको उधेड़ते हैं, देखिएगा। यदि x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा इन दोनों इक्वेशन के हल हैं, सॉल्यूशन है, तो आपसे पूछा है बताओ इसका मान क्या होगा। मतलब आपको यहां पे अल्फा बीटा निकालना है या फिर एक्स वाई निकालना है, इच्छा आपकी है। कैसे करेंगे, 5x प्लस 9y बराबर 37xy है। ओके ओके, यहां भी xy है, तो भाई xy को आप इधर ले आओ, इस xy को इधर ले आओ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5/y प्लस 9/x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 37। यहां भी xy को आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 4/y माइनस 7/x इक्वल टू -13। तो ये दो जो है आपके पास इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है तो किसी भी एक को इक्वल बना लो। इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों, आप क्या करना चाहते हैं। तो ये 5 4 को इक्वल बना लेते हैं, 20 यहाँ 4 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ 5 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों को मेरे प्यारे भी हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस। क्योंकि जैसे ही आप इसको घटाओगे, ध्यान से सुनेगा, ये 20y और 20/y कट जाएगा ना, ये 9 चौक 36/x और ये 35, तो 36 और मेरे दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 35, यानी कि 71/x किसके बराबर आएगा, जवाब दो। 37 चौका 148 और 13 पंजे 65, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 148 में आपको 65 जोड़ना है, तो पहले आप 2 जोड़ लो, 150 हो गया, फिर 50 जोड़ लो, 200 हो गया, फिर 13 जोड़ लो, यानी कि 213, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, x मत निकालो ही मत, यहां तो माइनस पावर में, तो 1/x मेरे प्यारे भाई यहां पे 3 आ गया, 71 तिया, क्लियर है। 3 आ गया, तो 1/x 3 आ गया, तो अपन लोग यहां पे रख लेते हैं, कहीं भी रख लो, इच्छा आपके। 1/x जब 3 आ गया तो 9/x कितना आ जाएगा आपका 3। अगर 1/x 3 है, सॉरी 1/x 3 है तो 9/x हो जाएगा आपका 27। 37 माइनस 27 हो गया 20, 5 से 20 2 बार जाएगा, 5 से 20 4 बार जाएगा, ठीक है ना। गड़बड़ है क्या, 1/x 3 है तो 9 ते 27, 37 माइनस 27 10 होगा, 5 से 10 2 बार जाएगा, 1/y 2 आएगा, क्लियर ना। यहां से मैंने इसलिए नहीं करा वो कि यहाँ पे बटे 3 रखने पर ना कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। 1/x 3 आएगा, -21 उधर जाएगा, 21 -13 8, 4 से 8 2 बार जाएगा, तो 1/x 3 आ गया, 1/y 2 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, ये xy की वैल्यू है। तो मेरे दोस्तों x का मान अल्फा है, y का मान बीटा है, तो 1/x क्या ये अल्फा इनवर्स है, ये 1/y क्या है, बीटा की पावर -1 ही तो है। आपसे क्या पूछा, अल्फा की पावर -2, अल्फा की पावर -1 3 है, तो अल्फा की पावर -2 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और माइनस अल्फा बीटा का इनवर्स 3 दूनी 6, तो 9 4 13 -6 यानी कि 7 इस क्वेश्चन का आंसर है। हम देख लिया पहले कि आपको माइनस में पावर चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स 1/x 1/y आप निकालेंगे। इजी सवाल है, आपको ये टेक्निक पता होनी चाहिए अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की, ठीक है जी। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा जल्दी से। टाइम एंड वर्क का रेलवे का सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रुचिरा को एक काम करना था 22 दिनों में, ठीक है, को कर लेती, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पहले 10 दिन में उसने केवल सी डिड ओनली 130 ऑफ द वर्क ऑन ईच डे। पहले 10 दिनों तक उसने हर दिन 1/30 काम ही करा। रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितने भाग कार्य करने होंगे ताकि काम समय पर पूरा हो जाए।
देखिए काम है एक, एक काम भी नहीं होता रुचिरा से ढंग से। तो हर दिन कितना काम करती है, 1/30 काम करती है, 10 दिनों तक काम करेगी तो कितना काम हो जाएगा, 1/3। 1/3 काम हो चुका है 10 दिन में, बचा काम कितना है, 2/3। 2/3 काम बाकी है। अब कितने दिन है, टोटल काम तो 22 दिन का था, 22 दिन में से 10 दिन बीत गए, 12 दिन, यानी कि ये 2/3 काम करना है 12 दिन में। तो हर दिन कितना काम करना होगा, बटे 12, तो 2 छिक्का 12 यानी कि 1/18 आ जाएगा, 1/18 आंसर है। भाई पहले 10 दिन तक वो हर दिन 1/30 काम करते, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/3। 1/3 काम हो चुका, बचा काम है 2/3। 2/3 काम करेगी रुचिरा भैया 12 दिन में, ठीक है ना, 22 दिन टोटल थे। एक दिन में कितना काम करने का होगा अब उसे, 1/18 पार्ट ऑफ वर्क पर डे। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट बताओ मेरे दोस्तों, ए और बी दो हैवी स्टील ब्लॉक्स हैं, ए और बी दो भारी स्टील के ब्लॉक हैं। इफ बी इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीजेज बाई 60%। जब बी को ए के मुंह पे रख देते हैं, जब बी को ए के ऊपर रख देते हैं तो वजन 60% बढ़ जाता है। हाउ मच वेट विल रिड्यूस, कितना वेट कम होगा विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के टोटल वेट के कंपैरिजन में कितना वेट कम होगा जब बी को ए के टॉप से हटा लेते हैं। आसान सवाल है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5। भाई जैसे ए का वजन है 5 किलो, ए का वजन कितना स्टूडेंट्स, 5 किलो है ए का वेट। अब आप उसके ऊपर बी रख देते हो तो वजन 60% यानी कि 3 बढ़ जाता है, तो वजन हो कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। ए बी का टोटल वजन 8 हो जाएगा। अब वापस आप बी हटा लोगे तो फिर से 5 पे आ जाओगे, तो कितना कम हो जाएगा, 3/8 कम हो जाएगा कि नहीं। 3/8 का मतलब 37.5%। 1/8 12.5%, 3/8 37.5% रिड्यूस हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। हाँ जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखिए सीरीज का सवाल है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इस साल के 2021 के मेंस में आया है, ठीक है ना। और ये एक बहुत ही फेमस और पर्टिकुलर सीरीज है, इस पर रिमाइंडर में भी क्वेश्चन बनते हैं। सीरीज है कि इसके 20 टर्म्स का सम बताइए। पैटर्न देखो, 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 और ऐसी और भी 5-6 सीरीज फेमस हैं। तो इसको आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना चाहिए, ठीक है। मैं आपको रिजल्ट में निकाल के दिखा दूंगा, एक अलग इससे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इस टाइप की सीरीज की। तो 1x2 + 2x3 + 3x4 इस टाइप से ये सीरीज कहां तक जाएगी मेरे दोस्तों, अप टू n टर्म्स तक, n × n+1। क्लियर है ना मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा ना। ये पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, तीसरे में 3 आ रहा है, एनवे में n, ये n टर्म्स का सम हो गया इस सीरीज के। इसका फॉर्मूला है n × n+1 × n+2। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपको लेने हैं और ये /3 इसके सम का फॉर्मूला है ना। सिग्मा n से आएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे nth टर्म क्या है, nth टर्म है n × n+1। तो अगर आपको n टर्म्स का सम निकालना है, सिग्मा n करना है, तो सिग्मा ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये है जी n² + n। तो सिग्मा ऑफ n² + n करेंगे मेरे प्यारे भाई। सिग्मा n² क्या होता है, सिग्मा n बता ही दे रहा हूं, सिग्मा n² होता है n × n+1 × 2n+1/6 प्लस सिग्मा n क्या होता है, सिग्मा n होता है n × n+1/2। ये इस टाइप की सीरीज को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले आप इसका nth टर्म निकालो। nth टर्म क्या है, n × n+1। आपको सम निकालना है, सम यानी कि सिग्मा। तो सिग्मा मतलब ये n² + n है ना, तो n² का अलग सिग्मा करेंगे, n का अलग सिग्मा करेंगे। सिग्मा n² सभी को पता है, सिग्मा n सभी को पता है, इन दोनों को ऐड करेंगे यही चीज आएगी। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इतना अलझड़ में नहीं पड़ना है। यहाँ पे 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की जगह 20 रखेंगे, 20 × 21 × 22/3। 3 से 21 7 बार जाएगा, तो 22 × 7 = 154 × 20 3080, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। एक आसान सा सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए हैं, ये बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुड क्वालिटी क्वेश्चन मेरे दोस्तों इस साल के सीडीएस के पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसा सवाल एसएससी भी जरूर बनाने ही वाला है,
ठीक है ना। इस एक क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये सवाल, ये डाटा दिया है और ये दो अलग अलग सवाल है इस पे। बोला इस इक्वेशन को कंसीडर करो और दो आइटम दे रखे हैं, इनको बताओ। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ये पूछा है पहले ये तो देखो, 6x² माइनस 25x प्लस 6/x² प्लस 25/x प्लस 12 बराबर 0 पर विचार करो। विचार करिए खूब। तो आपको बताना है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। करो, x माइनस 1/x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। आपके सामने ये दिया है, यहां से हम x तो सॉल्व करेंगे नहीं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल है अगर आप लॉजिकली सोचो। देखिए x² हम एक चादर में ले लेते हैं, तो 6 कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, x² प्लस 1/x²। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मेरे दोस्तों x वाला हम एक साथ ले लेते हैं, माइनस का 25x प्लस 25/x, माइनस 25 कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस 1/x, माइनस 25 कॉमन, x माइनस 1/x और प्लस 12 बराबर 0। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है। अब मेरे प्यारे भाई यहां तो है x माइनस 1/x, यहां है x² प्लस 1/x², इसे भी x माइनस 1/x का स्क्वायर बना नहीं सकते। अगर मैं मेरे प्यारे भाई इसमें से दो घटा दूं, दो घटाने का मतलब ब्रैकेट के अंदर दो घटाया मैंने, तो ये x² प्लस 1/x² माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अल्टीमेटली मैंने 6 दूनी माइनस का 12 घटाया है, तो यहां 12 जोड़ना होगा। जो कर्जा लिया है वो चुकाना भी होगा, तो हमने 12 घटाया, मैंने 12 जोड़ दिया। तो ये जो चीज बन गई है भाई, है भी क्या बन गया ये मटेरियल, ये बन गया x² प्लस 1/x² माइनस 2, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि 6 इंटू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 25x माइनस 1/x, और ये 12 हो गया मेरे दोस्तों 24। ठीक है ना। ऐसा ही सवाल x प्लस 1/x के पैटर्न पे भी बनाया जा सकता है। तो अब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गई और इसको सॉल्व करना आप जानते हो। ये वही तो बन गया, x माइनस 1/x को आप समझो कि ये a है। ठीक है ना। x माइनस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है ना, 6a² माइनस 25a प्लस 24। कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 24 छिक्का 144 आए, 144 और जोड़ के आए माइनस का 25। तो सब कह देंगे 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144 होता है, 16 9 25 होता है, यानी कि -16 और -9, ये आ गया। ये ऐसी दो संख्या इनकी गुणा करोगे तो 144 आएगा, लेकिन जोड़ के -25 आएगा। अब यहां कोफिशिएंट है 6, तो 6 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो भी वैल्यू आती है ना, इनका साइन पलटना होता है। ठीक है ना। तो ये x के मान आएंगे, x माइनस 1/x के दो मान आएंगे, 16/6 और 9/6। आपसे पूछा x माइनस 1/x की एक पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो 16/6 तो हो गया, 8/3 ऑप्शन में नहीं है, 9/6 हो गया, 3/2 ये ऑप्शन में है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 16/6 का मतलब कितना हो गया भाई, 8/3, और 9/6 का मतलब हो गया 3/2। 3/2 x माइनस 1/x की एक पॉसिबल वैल्यू है, बी ऑप्शन आ गया। अब ये सवाल है, व्हाट इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। x² प्लस 1/x² की एक पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो अगर मैं 3/2 के हिसाब से मानूंगा तो आएगा 9/4 प्लस 2, 13/4, वो ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि मेरे दोस्तों 8/3 के हिसाब से निकालो। अगर मैं x माइनस 1/x को 8/3 मानता हूं, x माइनस 1/x को अगर मैं 8/3 मानूंगा, तो x² प्लस 1/x² क्या फॉर्मूला है, k² प्लस 2, भाई 8/3 का स्क्वायर 64/9 प्लस 2, यानी कि 9 दूनी 18, 64 प्लस 18 82/9 आएगा जी आंसर इस सवाल का, डी ऑप्शन 82/9। वेरी वेरी कंसेप्चुअल, इजी और एक शानदार सवाल है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा जल्दी से। एवरेज का आप जानते हैं कि ये सवाल तो वर्ल्ड फेमस है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, प्रेसिडेंट के एग्जाम में भी आता है अब ये सवाल। देखो, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास वॉज 45 kg। एक क्लास में स्टूडेंट का जो औसत वजन है 45 kg है। बाद में 4 स्टूडेंट इस क्लास में भर्ती हो गए, एक 44 किलो का, एक 38.5 किलो का, एक 42 किलो का, एक 44.5 किलो का। इससे जो हो गया एवरेज वेट क्लास का, वो 0.44 kg कम हो गया। तो बताइए क्लास में शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे, ये आपसे पूछा गया है।
तो ऐसे हर एक सवाल में हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं। एक क्लास का जो एवरेज वेट था 45 किलो था, अब 44 किलो का अगर बंदा आएगा तो 1 किलो कम आएगा ना, नुकसान हो गया। 38.5 केजी का आएगा, कितना कम है इससे? तो आपका जवाब होगा सर 6.5 केजी कम है, 6.5 केजी का लॉस होगा। अब ये 42 केजी का बंदा आएगा, इससे कितना कम है? 3 केजी कम है, 3 केजी लॉस होगा। अब ये आएगा 44.5 केजी, तो 0.5 केजी लेस है मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि इनके आने की वजह से टोटल कितना नुकसान हुआ? 6.5 और आधा 7, 3 10 11, 11 केजी कम हुआ टोटल। जबकि एवरेज कितना कम हुआ है? 0.44 केजी, 0.44 केजी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 11/0.44 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? भाई टोटल वेट कितना कम हुआ? 11 केजी। एवरेज कितना कम हुआ? 0.44 केजी। यानी कि अब कितने स्टूडेंट है प्रेजेंट में? तो डेसिमल से 2 जीरो जाएंगी, 11 चौक 44 यानी कि 25। तो प्रेजेंट में क्लास में 25 स्टूडेंट है मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा शुरुआत में कितने थे? 25 हैं, जिसमें 4 तो ये नए आए हैं एकदम। तो शुरुआत में तो 21 स्टूडेंट ही थे ना इनिशियली, तो 21 इसका आंसर है। ये बहुत फेमस पैटर्न है एवरेज का, हर बार एग्जाम में आता है। हाँ जी, ये बताइएगा जल्दी से, करो इसका आंसर क्या होगा, बनाओ। लेट x बी द लीस्ट नंबर, माना x वह सबसे छोटी संख्या है जो 12, 18, 20, 27 और 30 से डिवाइड होती है और हर केस में 2 शेषफल देती है। x 47 से भी डिविजिबल है। यदि x और 1932 का HCF y है, तो आपसे पूछा है y के डिजिट्स का सम क्या होगा। बहुत तगड़ा सवाल है। पहले आपको x निकालना है, फिर y निकालना है, फिर उसके अंकों का योग निकालना है। तो पहले x पे ध्यान दीजिए भाई। x वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सब से भाग होने पर 2 शेषफल बचाती है। तो x क्या होगा भाई? पहले इन सब का एलसीएम निकालो। अभी 18, 20 और 30 का जो एलसीएम 180 हो गया। 180 में 12 तो आ ही गया, 27 का 3 और लेंगे यानी कि 540। वैसे भी आसान डाटा है, याद है। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 540 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 2। ये वो नंबर है मेरे दोस्तों जो इन सब से भाग करके देखो 2 रिमाइंडर देगा। लेकिन x मेरे प्यारे भाई 47 से डिविजिबल भी होना चाहिए। के आपको k का मान ऐसा लेना है, k इज एन इंटीजर वैल्यू। k का मान ऐसा लेना है कि x सबसे छोटा भी रहे और ये 47 से भी कटे। तो पहले 540 को 47 से डिवाइड कर लो। 47 से डिवाइड करेंगे तो 470 तो कट ही जाएगा, बचेगा 70। 70 को भी 47 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 23। 23 के प्लस 2, क्लियर है ना? इस पूरे नंबर को मैंने 47 से डिवाइड करा, 47 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 23 के प्लस 2 होगा। तो मैं यहां पे के की जगह कुछ ऐसा रखना चाहिए जिससे कि 47 से कटे। 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं, 3 पे 71 होगा, 4 23, चौका 92, 2 94, बिल्कुल सही। अगर आप मेरे दोस्तों यहां पे के की जगह 4 पुट करोगे तो 23 चौका 92, 2 94, 47 से कट जाएगा। यानी कि के की जगह 4 पुट करना है। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 540 का 4 गुना, अभी 216 होता है ना, 54 चौका 2160 प्लस 2 2162। यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो 2162 आ गई। ये सवाल इतना भी बनता है पेपर में, ठीक है ना, लेकिन इतना पूछता तो हम ऑप्शन से कर लेते। इसलिए एग्जामिनर अब जानता है कि मुझे ऑप्शन से करवाने नहीं, आगे करो बढ़ाना है। तो ये मैंने निकाला x का मान 2162। बोला है x और 1932 का HCF y है। तो ये इतना सॉल्व करने के बाद आया 2162 और एक और नंबर लिया है 1932। इनका जो HCF है, जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो y है। तो बताओ y क्या होगा भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या गोल्डन तरीका है? डिफरेंस मेथड। आप इनका डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0, 6 में 3 गया 3, 21 में 19 गया 2, 230। या तो HCF 230 होगा या 230 का एक फैक्टर होगा। 230 HCF हो नहीं सकता क्योंकि 230 में आता है 0, जबकि यहां कोई 0 नहीं है। 230 में 5 है ना, 5 हटा लो, 230 में से 5 हटा लो तो कितना बचेगा?
46 46 HCF हो सकता है। 230 HCF इसलिए नहीं बन रहा है वो कि इसमें 5 घुसा हुआ है, यहां तो 5 है नहीं। तो 46 एक इवन नंबर है, ये दोनों भी इवन नंबर है, यानी कि 2 से तो ये दोनों कट ही रहे हैं। अब बचा 23, क्या 23 से दोनों कट रहे हैं? क्लियर है? अब 23 निम्मा 207 कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पे है भाई, तो ये बच जाएगा आपका 207 है, और यहां पे बचेगा आपका नहीं 23 अट्ठे 184, 30 निम्मा 27 और कुछ गड़बड़ है क्या? ये तो आपका 6 और 3 9 ठीक तो है क्या? देख सोच रहे हैं हम, 23 निम्मा 207, 9 बचेगा 23 चौका 92, यहां पे करेंगे 23 अट्ठे 184, फिर 9 बचेगा 23 चौका 92, तो दोनों नंबर कट रहे हैं 23 से, यानी कि 23 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों नंबर 2 से भी कट रहे हैं क्योंकि दोनों इवन हैं, तो 46 ही HCF हो जाएगा। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 46 है, y का मान 46 आ गया। पूछा है y के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग करेंगे 4 6 10, 10 इसका आंसर है। ठीक है, खतरनाक सवाल था, ऑप्शन से होने वाला नहीं है, आपको पूरा बनाना होगा, वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टू डू ए सर्टेन वर्क ए 60% मोर एफिशिएंट देन बी एंड बी 10% लेस एफिशिएंट देन सी। किसी काम को करने में ए बी से 60% अधिक कुशल है, बी सी से 10% कम कुशल है। सी अकेले इस काम को 36 घंटे में कर सकता है, ए और बी मिलकर 5 घंटे तक काम करते हैं, तो बताओ सी बचे काम को कितने समय में करेगा? तो भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, कार्य क्षमताओं का अनुपात, ठीक है ना। ए बी से 60% अधिक कुशल है, यानी कि बी की 5 है तो ए की 8 है, और बी सी से 10% कम कुशल है, यानी कि सी की 10 है तो इसकी 9 है, तो 72 45 और 50 ये आ जाएगा ना, 72 45 50 तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें एक भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गए यहां तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 5 घंटे काम करते हैं, तो सी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा? देखिए सी एक ऐसा बंदा है जो पूरा काम 36 घंटे में कर सकता है, सी की एफिशिएंसी है 50, पूरा काम 36 घंटे में कर लेगा तो ये हो जाएगा 1800, तो टोटल वर्क जो है वो 1800 है। अब ए और बी ने मिलके काम करा 5 घंटे, ए और बी 1 घंटे में काम कितना करते हैं? 5 2 7 7 4 11 117, तो 5 घंटे में कितना काम करेंगे? 585, तो 585 ये लोग काम करेंगे, तो बचा काम कितना? 1215, 12 5 1700 हो गया, 85 1500, 1215 काम को सी कितने समय में करेगा? तो सी करेगा 36 एफिशिएंसी के साथ, ठीक है ना, 36 नहीं सॉरी 50 एफिशिएंसी के साथ, ठीक है ना। सी जो है 1215 यूनिट काम को अपनी एफिशिएंसी 50 के साथ करेगा, तो इतना समय लगेगा। क्लियर है? 1200 बटे 50 तो 24 होता है, 15 बटे 50 होता है 0.3, 5 3 15, तो 24.3 घंटे लगेंगे मेरे प्यारे भाई। ए ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी सवाल था ये, ठीक है ना, सबसे आसान सवाल था। ये करो जल्दी से। परसेंटेज का है मेरे दोस्त आपका सवाल, 25 से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, बेस्ट क्वालिटी बनाओ। एक बॉक्स में 450 गेंदें हैं, बहुत बढ़िया, जिनमें से या तो सफेद हैं या काली हैं। ओके, देयर बीइंग एज मैनी मेटेलिक व्हाइट बॉल्स एज मेटेलिक ब्लैक बॉल्स, मतलब जितनी धातु की सफेद गेंद है उतनी धातु की काली गेंद है। If 40% of the white balls and 50% of the black balls are metallic, then the number of non-metallic balls in the box is, यानी कि जो गैर धातु गेंदों की संख्या है वो कितनी है? देखिए ढंग से पढ़ो सवाल को। टोटल 450 गेंद हैं जिसमें ब्लैक और व्हाइट हैं। जितनी मेटल की व्हाइट बॉल हैं उतनी ही मेटल की जो है ब्लैक बॉल हैं। सफेद गेंदे और काली गेंदे बराबर हैं मेटल की। यदि 40% व्हाइट बॉल्स और 50% ब्लैक बॉल्स मेटेलिक हैं, मतलब व्हाइट बॉल्स का 40% और ब्लैक बॉल्स का
50% मेटालिक हैं। और सवाल तो ये कह रहा है कि जितनी मेटालिक व्हाइट बॉल हैं उतनी ही मेटालिक ब्लैक बॉल हैं, तो दिस शुड बी इक्वल। तो यहां से व्हाइट और ब्लैक बॉल की संख्या का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 5:4। ठीक है भाई, क्लियर है? तो व्हाइट और ब्लैक बॉल की जो संख्या का रेशियो यहां से 5:4 आ गया। ठीक है, यानी कि टोटल बॉल कितनी हो गई? 5 और 4 9, टोटल बॉल होगी 9। 9 की वैल्यू जिसमें 450 दे रखी है 50 गुना। लेकिन आपसे पूछा है बताओ कि नॉन मेटेलिक बॉल कितनी है। देखिए व्हाइट बॉल 5 है, 5 में से 40% मेटेलिक है, 5 का 40% 2 मेटेलिक है। ब्लैक बॉल है 4, 4 का 50% यानी कि 2 मेटेलिक ब्लैक बॉल हैं। तो मेटेलिक बॉल हो गई 4, जिसमें 2 व्हाइट है 2 ब्लैक हैं। मतलब टोटल बॉल तो है 9, 9 में से मेटेलिक हैं 4, तो बाकी की जो 5 हैं वो नॉन मेटेलिक बॉल हुई कि नहीं? अगर एक की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू कितनी है? 250। तो 250 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत शानदार और एक जबरदस्त सवाल है ये। क्लियर, समझ में है ना? ये व्हाइट और ब्लैक बॉल की संख्या का रेशियो निकालिए 5:4। अब ये 5:4 है, जिसमें से 5 में से 40% तो आपकी मेटेलिक है, 5 का 40%, 2 व्हाइट बॉल मेटेलिक है 2 ब्लैक बॉल, तो 9 में से 4 मेटेलिक होगी तो 5 नॉन मेटेलिक हो गई। ठीक है ना? ये बताइएगा अगला सवाल। ठीक है ना भाई, बताओ। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपके सामने आ रहा है। जब इन नंबर को एक सबसे बड़ी संख्या m से डिवाइड करते हैं तो हर केस में n रिमाइंडर आता है। तो पूछा है 2m माइनस 3n का मान क्या होगा। जब इन तीनों नंबर को एक लार्जेस्ट नंबर m से डिवाइड करते हैं तो हर केस में इक्वल रिमाइंडर आता है n। पूछा है 2m माइनस 3n। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देती है, वो कैसे निकालते हैं? 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लो। अभी 8 में 6 गया 2, 9 में 4 गया 5, और 53 में से 45 गया 8। यहां पे इनका डिफरेंस लो। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 18 में से 9 गया 9, और ये 7 में से 3 गया 4, 1491। ठीक है ना? इनका आप डिफरेंस लेंगे तो 3 हो गया मेरे दोस्तों, 8 माइनस 4 ये 4 हो गया, और ये 3 और 2, 2 3 4 3, 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे। इनका जो HCF आएगा ना मेरे प्यारे भाई, वही आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देगी वो इन तीनों का HCF होगी। अब इनका HCF निकालने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, बड़ी से बड़ी निकाल ले तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। भाई ये दोनों नंबर ऑड हैं, तो यानी कि HCF भी ऑड होना चाहिए। सबसे छोटे नंबर पे ध्यान दो, ये HCF सब मैंने मान लिया कि ये HCF है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि इसमें 4 आ रहा है, 852 4 से कटने वाला है। तो 4 अगर मैं इसमें से हटा लूं तो 213। क्या 213 HCF है? 213 इसको काट रहा है, काटेगा 4 बार, 213 इसको काट रहा है 7 बार, 213 सत्ते, 213 इसको काटेगा, 213 कम 213, 21 बचेगा, फिर एक बार काटेगा, तो 213 इन सबको डिवाइड कर रहा है। ओके, ये दोनों ऑड नंबर है तो HCF भी ऑड होना चाहिए था। यहाँ जो इवन पोर्शन था 4 वो मैंने हटा लिया, 213 बचा। 213 से चेक करके देखा तीनों को काट रहा है तो 213 आपका HCF है। तो M का मान आ गया 213। लेकिन सवाल यहां पे संतुष्ट नहीं हुआ, बोला है कि N भी निकालो। भाई 213 से इन तीनों को भाग करके देखो सेम रिमाइंडर आएगा। तो सेम रिमाइंडर होगा क्या? 213 से भाग करके देख लो, एक में इसको भाग करके देख लो, छोटा नंबर है, 213 दूनी 426, बचा कितना? 14 में से 6 गया 8, और ये अभी 286, फिर 213 कम 213, बचा कितना मेरे प्यारे भाई? 73। तो n की वैल्यू आ गई यहां से 73, तीनों को भाग करने पर 73 आएगा। तो पूछा 2m माइनस 3n, तो m है 213, 213 का दुगुना 426, 3n है मेरे दोस्तों 73 का 3 गुना 219। तो 426 में से 219 घटाएंगे तो कितना आएगा? 207। तो 207 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही शानदार सवाल था मेरे दोस्तों ये। आगे चलेंगे, अगला सवाल ही बताओ जल्दी से।
ये जो है सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर में सवाल आया है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना। सिलेक्शन पोस्ट के जो 10 के पेपर थे वो 9 के कंपैरिजन में थोड़े आसान हैं, थोड़े क्या बहुत आसान है। जो भी अच्छे क्वेश्चन है ये मैं आपको करवाऊंगा। बोला व्हाट द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, इनका चतुर्थ अनुपातिक क्या है। प्री में ऐसा सवाल आता है, भर भर के उड़ उड़ के आता है। अभी चतुर्थ अनुपातिक जैसे जो भी है, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, यही तो कंसेप्ट है। तो पहले भाई इनको सिंप्लीफाई करके लिखो ना। मतलब अगर मुझे चतुर्थ अनुपातिक निकालना है डायरेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को इससे भाग दे दूंगा। 9 सही 3/4 क्या है, 9 चौक 36 और 3 39/4 इंटू ये कितना 7 पंजे 35 4 39/5 डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों 13 दूनी 26 1 27/2 तो 27/2 ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। क्लियर है, समझ पा रहे कि जैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल जो भी है इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, तो x कितना आएगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है दोस्तों। हालांकि ऊपर 13 बच रहा है तो आप इसमें वो फ्रैक्शन चेक कर सकते हैं जहां ऊपर 13 बन रहा हो यहां, ठीक है ना। वो आपका एक तरीका है, सॉल्व भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से जाएगा मेरे दोस्तों 13 अभी और 9, 3 से जाएगा 13 और मेरे दोस्तों ये 3, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 13 तेरियम 169 हो जाएगा और 5 दूनी 10 या 30, 169/30 आ गया, यानी कि 30 पंजे 150। तो यही आंसर है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। कोई तकलीफ कोई समस्या इसमें। एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों यहां पे, ये बताइएगा। बोलो, डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है प्यारे भाई, इसी साल के मेंस का सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जितना देखने में लग रहा है डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल ऐसे ही हैं, देखने में बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े लेकिन करने में बिल्कुल फुस हैं। आपके सामने 2 पाई चार्ट दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, 6 डिपार्टमेंट है एक ऑफिस में। पाई चार्ट 1 बताता है नंबर ऑफ मेल इन 6 डिपार्टमेंट और पाई चार्ट 2 बताता है नंबर ऑफ फीमेल इन 6 डिपार्टमेंट। जो मेरे दोस्तों मेल का जो परसेंटेज है वो टोटल नंबर ऑफ मेल्स को बेस मान के बनाया गया। नंबर ऑफ मेल्स इन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज सोन एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स। टोटल नंबर ऑफ मेल्स में हर डिपार्टमेंट में कितने कितने मेल है उसका परसेंटेज है। ये टोटल नंबर ऑफ फीमेल में हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी फीमेल है उसका परसेंटेज है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल इन बी एंड सी 600। बी और सी में मेल का डिफरेंस 600 है, तो बी और सी में मेल का डिफरेंस है कितना 3%। 3% की वैल्यू 600 दे रखी है, ठीक है ना। ये मेल का परसेंटेज है, फीमेल का है, आउट ऑफ मेल पॉपुलेशन आउट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है भाई। और डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल इन डी एंड ई 900। डी और ई में फीमेल का डिफरेंस 900 है, तो 18 15 यहां 3% की वैल्यू 900 है। ये अलग अलग डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इनका बेस अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग परसेंटेज का। तो आपसे पूछा बताओ व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन ए बी एफ। फीमेल का सम आपको बताना है ए बी और एफ में, तो ए बी और एफ में फीमेल का सम कितना आएगा 14 और 25 39 10 49, 49% की वैल्यू आपको निकालनी है। 3 की वैल्यू 900 है, 3 गुना तो 49 147 14700। एंड नंबर ऑफ मेल्स इन डीईए, डीईए में नंबर ऑफ मेल्स डी है 20, अभी ई है 20 40 और 18 58, 58% आपको निकालना है। 3 की वैल्यू 600 है दुगुना, तो 58 की वैल्यू भी दुगुना 11600। तो आपसे पूछा इनका सम है ना, फीमेल और ये मेल का सम आपको करना है, तो 7 6 13 3 यूनिट डिजिट बनेगा, तो ये आंसर होगा 26,300, ठीक है ना। 7 6 13 2 4 6 1 और 1 2, ठीक है बिल्कुल सही। तो 26,300 इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सवाल था, कुछ भी कठिन नहीं था, आपको परसेंटेज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। तो ये आपका एक सैंपल मॉडल पेपर है जो है आगे की तैयारी के लिए। 3 महीने का समय, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, अगर आपको पसंद आए, सॉल्यूशन आपको समझ में आए, सवालों का लेवल आपको ठीक ठाक लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर छोड़ें, जिससे कि हम अपने आप को इंप्रूव कर पाए। आप अपने सुझाव हमें जरूर दें, ठीक है दोस्तों। और स्टैटिस्टिक्स की वीडियो मैंने डाल रखी है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में, आप उसको भी जरूर देखें, ठीक है।
चलिए भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।